वेलकम बैक नाजरीन। इसमें जैसे कुरैशी साहब ने वो बाजवा साहब से सलाह जो आपने गुफ्तगू की थी, सवाल किया था, अगर वहां से जवाब नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। कुरैशी साहब, हमने वहीद गुल साहब को आपके लिए बुला रही है। अस्सलाम वालेकुम वहीद गुल साहब, वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अच्छा मैं जरा दूसरे चंक का आगाज थोड़ा कादरी साहब से करूंगा। कादरी साहब जरा ये बता दें कि एक तो हम ये कहते हैं कि जी हमारी खासतौर पे पोस्ट वॉर सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो एक बैनुल अक़वामी सतह पर यह तासुर है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जिस तरीके से हुई उसके अंदर बहुत सारा हमें जो है वो कामयाबियां मिल गई हैं। अच्छा, मौजूदा सेटअप की हम बात करें तो हम 28वीं तरमीम के बारे में भी बातें की जा रही हैं, उसके बाद सूबों की भी बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं ये तमाम चीज़ें, क्या वो जो सिस्टमेटिक एरर हैं पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, खासतौर पे जिस तरीके से IMF की रिपोर्ट की बात की गई कि ब्यूरोक्रेसी अशराफिया है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, अगर मुक़्तदरा खासतौर पे मैं अगर बात करूं स्टैब्लिशमेंट की, अगर वो इसमें हुकूमत का साथ देती है और अब इन लूप होल्स को ख़त्म करने की बात की जाती है, आप क्या समझते हैं कोई मस्बत रास्ता इख्तियार होगा? जी देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को ये इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना जी, वो रियासत की जिम्मेदार हुआ करती है। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल लोग तो इलेक्शन जीत के आते हैं, चले जाते हैं और फिर उसके बाद एक उन पे ओनस आ जाता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो डिलीवर करना है। अब आप जिस डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, आप SAFC को देख लीजिए कि इस वक्त काम कर रहा है इस मुल्क में तो SAFC कर रही है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इन लोगों का तो परफॉर्मेंस जीरो है। जो फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसके रिजॉल्व जो थे वो जीरो है ना, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट्स बड़ी तो नहीं आ रही। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये है, देखिए जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनका मतमा नजर सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाना और अपने आप को वजीर आज़म रखना और इक़्तिदार में रहना है। जब 18th अमेंडमेंट हुई थी तो हम उस वक्त भी ये कह रहे थे, जिसको आज आप अनडू करने जा रहे हैं थ्रू 28th अमेंडमेंट। मैंने ये कहा था कि ये 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी और PMLN की एक मिली भगत है, जिससे उन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे NFC पे कब्जा कर लिया है और उसके नुकसान आपको अगले 10 साल में नजर आएंगे। और हुआ वही कि KPK और बलूचिस्तान जो थे वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स तो जो उनको जा रहा था वो इतना कम था कि वो उनके मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। लाहौर में बन रहे 25 अंडरपास 12-12 अरब रुपए के, जबकि बलूचिस्तान में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। KPK में भी यही हाल है। सिंध में सर्कुलर रोड्स, अपना रिंग रोड्स और फलाने के नाम पे पुल या 25 अस्पताल बन रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और भाई ये पैसे किधर से आ रहे हैं? तो अगर ये पैसे डिवाइड हो प्रॉपरली और आप फेडरेशन को के मतमा नजर को मद्देनजर रखें तो ये इक्वल डिवीजन होनी चाहिए ना। क्या पंजाब, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क जो बन गए 18th अमेंडमेंट के बाद, क्या इस मुल्क की फेडरेशन को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ? तो हुआ है। क्या पंजाब में अकाला में पैदा होने वाले गंदम के एक दाने पर खुशदार में रहने वाले उस भूखे बलोच का हिस्सा हक नहीं है जो पाकिस्तानी है? मेरा मतमा नजर ये था कि आप 2 सूबों को इतना ताकतवर कर रहे हैं कि वो अपने पैसों से वही ओलिगार्की के पैसों की अवेलेबिलिटी से 25-25 पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट करके, कभी मोटरसाइकिलें बांट के, कभी लैपटॉप बांट के, कभी सड़कें गलियां बनाकर आप लोगों को प्लीज करके वोटें ले लेते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि उन 2 सूबों में जाता रोटी खाने तक नहीं है, सिंध और पंजाब में सारा कुछ बांट लिया जाता है। भाई क्यों? अगर जरूरत खुशदार में किसी चीज की पहले ज्यादा है तो उसको उतनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितनी पंजाब को है, लाहौर को है, क्योंकि अगर वहां भी तो इंसान बसते हैं ना, और वो पाकिस्तान है। तो इससे ये होगा कि आपकी फाउंडेशन जो है, फेडरेशन की फाउंडेशन मजबूत होगी। और अगर फाउंडेशन फेडरेशन की मजबूत नहीं होगी तो फिर कोई सुबाइयत के नारे नहीं लगाएगा, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि पख्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, सिंधियों के साथ जुल्म हो रहा है, पंजाबियों के साथ जुल्म हो रहा है। तो हमें इस चीज से ऊपर बढ़ना है। मैं पंजाबी नहीं बनना चाहता भाई, मैं सिंधी बलोची को नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ पाकिस्तान को जानता हूँ। और उस पाकिस्तान को कंसोलिडेट करने के लिए फाउंडेशन को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए 28th अमेंडमेंट में अगर NFC अवार्ड को रिविजिट किया जाए, पॉपुलेशन हेल्थ एजुकेशन को दोबारा फेडरल सब्जेक्ट बनाया जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी हो ना। आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक हो मयार ठीक है, और आप एक सर आ गया पॉइंट आपका।
जी। कादरी साहब पॉइंट आ गया आपका, मैं आता हूं आपकी तरफ फिर। सिलेबस हो जी तो जी आप एक सेकंड सुन लेना, जी। तो आप उस सिलेबस को किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। हेल्थ की फैसिलिटीज आप पंजाब में देख लें और केपीके और बलूचिस्तान में देख लें, तो शर्म आती है ना यार। ये पाकिस्तान है, बी पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान की जगह। सर आ गया कादरी साहब, जनाब का पॉइंट, सर आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, नहीं करने देंगे। आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया। मैं आता हूं आपकी तरफ फिर। मैं गिल साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूं, जरा कुरैशी साहब से भी इधर ले लूं उनका नुक्ता नजर, फिर इकट्ठे ही आपसे जवाब ले लेंगे। कुरैशी साहब एज ए जमात कुरैशी साहब, आप बात अभी जैसे एक किस्म की आप कह रहे थे सरकास्टिकली, बाजल साहब से जैसे आपने कहा था कि हाँ जी आप तो एक दूसरे को कह देते कि पेट फाड़ देंगे, तो जी हम घसीटेंगे एक दूसरे को, ऐसी बातें जो आपने की हैं सवाल। लेकिन मेरा मौदवाना सवाल ये है कि एज ए पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त क्या कर रही है? ठीक है, जिस तरीके की बाइकआउट की सियासत आप लोग खेल रहे हैं, और दूसरा आप जिस तरीके से अब ये बातें भी आ रही हैं कि बैरिस्टर जो आपके चेयरमैन साहब हैं, वो चेयरमैन साहब मुतहर्रिक नहीं है, बिल्कुल डबल गेम का उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बैरिस्टर गौहर पे, और अब ये सोचा जा रहा है कि उनको जो है वो हटाया जाएगा। तो इन तमाम जो आपके स्ट्रक्चर्स, जो ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं या ग्रे एरियाज़ हैं आपके पार्टी के अंदर, उसके बाद आप फिर हुकूमत को कहें कि जी उनका कसूर है, आपको वोट नहीं पड़ रहे, आपके साथ धांधली हो गई है, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में गलत है सर। देखिए अब मुझे आपने जरा 2 मिनट दे जी जनाब। लगारी साहब मेरा इस पर मौक़िफ़ ले लें। जी सबसे पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा कि आप जी देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जी जिसने सबसे ज्यादा सीटें ली हों, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक हो जी, आप उसको एक सिरे से दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं। उसके बानी चेयरमैन वो अपने आप मेरी मुझे कंप्लीट करने दें ठीक है। सर। उसके बानी चेयरमैन जेल में हो, हाँ। हमें 3-3 हफ्ते लग जाएं, 4-4 हफ्ते लग जाएं और कोई मुलाकात करने ना दे। परसों रात आपने देखा कि हमारे सैकड़ों हजारों कारकुन अडियाला के बाहर थे, जिसमें बानी चेयरमैन की बहनें मौजूद थी। चेयरमैन साहब थे आपके? चेयरमैन साहब नहीं होंगे ना, देखिए नहीं होंगे, नहीं होंगे। मेरी तो कैसे एहतजाज रिकॉर्ड होगा सर? नहीं, क्यों नहीं होगा? बहुत सारे हमारे पार्लियामेंटेरियन वहां मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। अब सारे लोग एक टाइम नहीं हो सकते, तो उनके साथ क्या किया गया? आप ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन हुई कि आपने उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया, उन लोगों के ऊपर, उनके साथ आपने ज्यादतियां की। तो अब ऐसे जमात हम क्या करें? हमें आप कहते हैं आप एहतजाज में जाते हैं, आप कौन सी सियासत कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या रास्ता है कि जो हमारा एक जमहूरी हक है, बहनों का हक है अपने भाई से मिलने का, उनको मिलने ना दिया जाए। तो इसके बाद हम क्या करें? दूसरा आपका सवाल, ठीक है, देखिए ग्रे एरियाज हर पार्टी के अंदर होते हैं, हर पार्टी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी खुद कर रही होती है। ये सरीन जो मामला है, ये बानी चेयरमैन के इख्तियार में है कि उन्होंने किसको चेयरमैन रखना है, किसको उन्होंने लाहौर का प्रेसिडेंट लगाना है, किसको उन्होंने पंजाब का प्रेसिडेंट लगाना है, और क्या उन्होंने करना है। ये मेरे इख्तियार में या पार्टी के इख्तियार में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मशावरत जरूर है, हर चीज के अंदर सब लोगों की मशावरत जाती है, उसके बाद फैसला जाहिर है कि चेयरमैन साहब ने करना है। तो अगर कहीं पे उनको नजर आएगा कि इस बंदे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पहले उनको लगा कि मैंने केपीके का सीएम चेंज करना है, मुझे चेंज करना चाहिए, तो वो चेंज हो गया। तो इसमें मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर वो किसी स्टेज के ऊपर, मेरा ख्याल है अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बैरिस्टर गौहर साहब को चेंज करने का, कोई नए चेयरमैन आने की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर वो महसूस करते हैं तो राइट है उनका, वो उसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरी एक बहुत बाना जरा मैं गोश्त गुजार कर लूं जरा, कि गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे जमात हम क्या करें फिर, हम जब एहतजाज करने का मौका ना मिले। आप मेरी बात सुन, एक तो पहले आप मारूसियत से निकले सर। कौन सी मारूसियत? हमारी मुझे एक चीज बताएं, आप अभी रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर देख लें, आपने NA 1 to 9 पे किसको टिकट दी? उसके बाद आप बात करें हरिपुर की, किसको टिकट मिली? ठीक है, वो सीट आप हार गए। दूसरी बात मेरी जरा गुजारिश, अगर आपके बानी इस इंटेंशन से अपने एक 4 से 5 करोड़ के सूबे का जो है वो आप उनको सीएम बनाते हैं, जिससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके एहतजाज करके जो कोई रिलीफ लेगा, तो आप ये बताएं फिर उस सूबे का क्या कसूर है?
उस सूबे की अवाम का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट दिया है सर? ना वहां पे आप जो है वो वहां के जो सरगर्मियां होनी चाहिए खासतौर पे मिनिस्ट्रियल जो लेवल के ऊपर, ना वो हो रही हैं, सिर्फ पार्टी के ऊपर फोकस हो सारा। तो आपको क्या समझते हैं फिर आपको स्टेट या मुक्तदरा जो है वो आपको क्या पॉलिटिकल स्पेस देगी फिर सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इलेक्शन के हवाले से जवाब दे दूं। पहला सवाल आपका वो था जी, एक एग्जांपल थी, वैसे मैं वैसे रिलेट कर रहा था एग्जांपल। अच्छा, उस वाली वैसे टिकट वाली में जो बात है ना जी, वो जिनको टिकट मिली अरसलान ज़हीर को, वो बहुत पुराने पार्टी के वर्कर हैं और उन्होंने, मैं ये कह रहा था आमिर कुरैशी को मिलती, मैं ये कह रहा था जहां से पॉसिबल होगा पार्टी समझेगी हमें भी टिकट दे देंगे, हम भी लड़ लेंगे इलेक्शन। तो अरसलान ज़हीर को मिला और उसने अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा ये है कि उस इलेक्शन में हुआ क्या, मतलब लोगों ने इनकी बिल्कुल पॉलिसियों को, इनकी चीजों को रद्द कर दिया। लोग अब देखिए, जमहूरियत का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, लोग अब वोट देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि हम वोट कहीं देते हैं, निकलता कहीं है। ये तो हम सब सियासी पार्टियों को सोचने की जरूरत है कि हमें इस सारे मामले से, यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप अपनी पार्टी का जरा थोड़ा देखिएगा कि कितनी आपकी जो है बेरुखियां हैं अपने वर्कर्स के साथ। बशाश नियाजी लाहौर के अंदर कौन है? नहीं, बजाज नियाजी देखें पार्टी ने एक फैसला कर दिया, पार्टी को नुकसान हुआ। बजाज को 2024 वाला इलेक्शन है उसमें ही नोटिस करके पार्टी से निकाल दिया गया था। आप कहेंगे तो मैं वो आपको वो नोटिस भी आपको सर्व करवा दूंगा, इशू नहीं है। देखें, एक बंदा जो पार्टी के फैसले के अगेंस्ट चलता है, ठीक है, तो उसके लिए पार्टी के अंदर स्पेस नहीं होती। गुल साहब को सर आपका पॉइंट आ गया। गुल साहब जरा आपसे कलेक्टिव जरा, जैसे कादरी साहब की बात थी या कुरैशी साहब की, उनका तो जवाब आपने देना है, दूसरा मेरा भी साथ जवाब ले लें। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कामयाबी पे जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो भाई वो झंडे गाड़ रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अवामी सतह पे कुछ इम्पैक्ट आ नहीं रहा, क्योंकि इररेलेवेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स खास तौर पे पंजाब हुकूमत कर रही है। आज के अखबार मैंने उठाया, फिर उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कई महीनों से देख रहा हूं जब से सीएम साहिबा आई हैं, एक पूरा सफ़े पे जो है वो जनाब मोहतरम ऊपर नीचे मरियम नवाज साहिबा की इनिशिएटिव्स के जो है वो करोड़ों रुपए के जो है इश्तिहारात के अंदर शाये किए जाते हैं। उसके साथ साथ लाहौर की बात करें, स्मोक गन्स वाला जो इनिशिएटिव था उस पर करोड़ों रुपए लगे, अरबों रुपए लगे सर, उसमें कोई ऐसा इंपैक्ट खास तौर पे वो कह रहे हैं, जो मैं नहीं कह रहा, जो माहिरीन कह रहे हैं कि वो ऐसे जो है वो इररेलेवेंट पैसे लगे हैं। तो ये सारी चीजों के मामले के अंदर आप नहीं समझते थोड़ी सी मजीद पंजाब हुकूमत को जो है वो संजीदगी दिखानी चाहिए, अवाम का पैसा जो है वो अवाम पे लगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली तो बात यह है कि ज़हीम कादरी साहब के साथ एक एहतराम का रिश्ता जो है वो मौजूद है जी, तो उनकी मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि आपने मुझे मदऊ किया है, कुरैशी साहब के साथ नहीं, एहतराम का रिश्ता नहीं है कुरैशी साहब के साथ, उनका जवाब देंगे। कुरैशी साहब तो हमारे दोस्त हैं, ऐसी पार्टियों के अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक यकीनी तौर के ऊपर इन सब के साथ है। अगर यही बात जो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर गुजारिश करूं तो कादरी साहब खुद चाहेंगे कि आप उनका जवाब दें। नहीं, ऐसा ही है कादरी साहब, तो मैं तो हम तो उनसे सीखने वाले हैं, हम उनकी बातों का क्या जवाब देंगे, बातों का जवाब देंगे सर, ठीक है जी सर। लेकिन देखिए जरा मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी, अभी आपने बात की है कि जो रिजल्ट जो है वो इस हुकूमत ने जिस तरह से डिलीवर किया है अल्लाह के फजलो करम से जी, और अगर आप खारजा पॉलिसी की बात करें तो इस वक्त तो आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंडियन चैनल जो है वो आप लगाकर देख लें, वो चीखता चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो आज से 2021 के अंदर किसी सेमिनार के अंदर जो है वो उनको जो है वो पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जा रहा था। आज पाकिस्तान जनूबी एशिया में नहीं बल्कि हर जगह जो है वो अल्लाह के फजल से लीड करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, और उसका एक मुकाम जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो माना हुआ है। और ये जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई और जिस तरह से आपने एक बड़े मुल्क को जो है वो फाइट दी है और उनके जंगी तैयारों को गिराया है, वॉर वाली सिचुएशन में तो कुरैशी साहब भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। सवाल जो मैंने किया उनका जवाब दे दें सर। तो जाहिर है कि वो फिर आप उसको ये सिर्फ कुरैशी साहब भी नहीं मान रहे बल्कि पाकिस्तान की अवाम भी मान रही है। और जहां तक ये जो है वो मानने का तल्लक है, अब आप देखिए ये जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हुई है, वैसे कुरैशी साहब ये वाली बात हुई है, उनको रिसेंट एक कामयाबी हुई है।
सियासी कारकुन होने के नाते इनकी अकल के ऊपर जो है क़यादत की मातम करने को दिल करता है, मातम करने को, कि यानी जो इन्होंने सीटें जो है वो जिन हालात के अंदर भी ये कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा था, कौमी इलेक्शन, और हमने जो है वो जीते थे केपीके से और बाकी सूबों से भी कौमी असम्बली की, तो उन सीटों से रिजाइन देने का तो बाइकआउट में थी तरीके इंसाफ, तो बाइकआउट रिजाइन नहीं दिया हमने, ना हेल्प किया गया, करेक्शन कर लो जरा सुनिए ना, कुछ के ऊपर तो आप नाअहल हो गए, और जो आपके पास जो है वो कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर जो आपके पास जो है वो चेयरमैनों की जो सीटें थी कायमा कमेटियों की, उससे आपने खुद से रिजाइन दे दिया। कमेटियों से रिजाइन देने से तो फर्क नहीं पड़ता ना जी, वो तो इलेक्शन तो नहीं जाना ना, क्यों नहीं फर्क पड़ता? वो मेरी बात सुने गिल साहब, बात सुने, पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, सुनिए ना गिलकारी साहब, इनको बताया मेरी बात तो सुने सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, मेरी बात सुन ले, मेरी ये बताए वो वाले जवाब तो आपने एडवर्टाइजमेंट वाला स्मोक गन्स वाला जवाब तो आपने चलो दिया नहीं, मुझे ये बताएं नहीं, वो मैं उसका जवाब देता हूं। हाँ, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, NA-115 के ऊपर, NA-115 के ऊपर सर वो धांधली का जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया उन्होंने, उस हवाले से क्या कहेंगे? कि कानून साजी हो रही है कि कोई माई का लाल किसी बेवा, किसी गरीब आदमी, किसी मजलूम आदमी की जगह साहब का ये मसला है, सवाल गंदम जवाब चला, बात क्या हो रही है, आप किधर चले गए गुल साहब? को छेड़ेगा उसकी नेफे के अंदर जो है वो गोली। अच्छा, लास्ट 1 मिनट है, कुछ जवाब दे दें जो हमने सवाल किए हैं गुल साहब। वो कोई जवाब नहीं, यही जवाब आपको दे रहा हूं ना कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की बात फेडरल की हो रही है, तो ये उसी का समर है ना कि हमने सिर्फ इलेक्शन जीता है। वो धांधली वाला इल्जाम तो पीपल्स पार्टी ने लगाया, वो बता दें, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, अब पंजाब के आखिरी कोने में भी चले जाएं, वहां पर जो है वो सीवरेज पड़ता हुआ आपको नजर आएगा, गलियां बनती हुई नजर आएंगी, और वहां पर जो है तालीमी इदारे बनते हुए नजर आएंगे आपको। अब सिर्फ जो कहते थे लाहौर की बात नहीं है, अब पंजाब के दूर दराज इलाकों के अंदर भी आपको स्कूल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और तारीखी काम जो है वो इस वक्त बीबी मरियम नवाज साहबा जो है वो कर रही हैं, और वफाक जो काम कर रहे हैं ठीक वो है, तो दुनिया जो है वो पाकिस्तानी नहीं, आ गया दुनिया वाले जो है वो उसको मान रहे हैं। आ गया प्रोग्राम, आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को, रशीद कुछ बोलना चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि गुल साहब ने बड़ी तमीद बांधी है इसके ऊपर, पंजाब हुकूमत के ऊपर, तो मैं ये समझता हूं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी इस वक्त सिफर है। आप लाहौर के अंदर देखें, लाहौर के अंदर इन्होंने जो बेड़ा गर्क लहर ने कर दिया ना, पूरे लाहौर के ताजर इनके लिए सरापा एहतजाज है। अगर ये बात करें तो तमाम लोगों का कारोबार इन्होंने तबाह कर दिया। ये जो पीरा फोर्स बनाई है, ये इसको डिफेंड कर सकते हैं गुल साहब? डिफेंड करके ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई रेडी नहीं छोड़ रहे, कोई बंदा नहीं छोड़ रहे, कर देंगे डिफेंड। वैसे ये नहीं कर सकते इसको, नहीं कर सकते। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इनसे ये पूछे कि अभी आप रिपोर्ट चेक करें, 31% से ज्यादा बेरोजगारी हुई है पिछले 3 साल के अंदर, 31% के से जायद। 14 लाख लोग जो है 1.4 मिलियन एक साल में माइग्रेट कर गए। पिछले 2 साल के अंदर 35 लाख लोग चले गए बाहर। ये कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? इनके पास फिगर ही नहीं है। कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहीद गुल साहब आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। अपने मेजबान उमर शरीफ फिगारी को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।